स्टार्ट करते हैं एंग्लो गोरखा वॉर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो गोरखा डायनेस्टी है उसका ये एक लास्ट पॉइंट है या फिर लास्ट हम लोगों का टॉपिक है। फिर यहाँ से एक ब्रिटिश टाइम ड्यूरेशन हम लोगों को देखने को मिलता है, तो उसके बारे में बात करेंगे बाद में। एक हेडिंग डाल लेते हैं, आंगल गोरखा युद्ध या फिर एंग्लो गोरखा या फिर एंग्लो नेपाल वॉर, कुछ भी आप लोग कहें। देखो, ये चीज समझने के लिए हम इसके 3 पार्ट करते हैं। सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे एक बैकग्राउंड से, इसकी एक पृष्ठभूमि आपको अगर पता हो अच्छे से तो हम आगे उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, क्या उसके एक तरीके से जो इस बैकग्राउंड के बेस पर लड़ाइयां बनेंगी या फिर युद्ध होंगे, वो युद्ध हम समझ पाएंगे, वो वॉर, और फिर उसका एक रिजल्ट, उसका एक परिणाम। और ये सब चीज किस चीज पर डिपेंडेंट है? आपके बैकग्राउंड पर। तो जब हम इसके बैकग्राउंड को भी पढ़ते हैं तो बैकग्राउंड में हमको 3 एस्पेक्ट को समझना होगा। इनको फिर जब एक साथ मर्ज करेंगे तो हमको इसका एक कंप्लीट बैकग्राउंड क्लियर बनेगा, जिसमें एक हम लोग को सबसे पहले एस्पेक्ट देखेंगे इसमें, जो चीन और गोरखा एंगल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं फिर हम लोग देखेंगे कि जो गोरखा लोग हैं, इन गोरखा लोगों की एक जो विस्तारवादी नीति रही है, जो इनका एरिया एक्सपेंड करने वाला जो पोर्शन रहा है, विस्तारवादी जो इनकी पॉलिसी रही है। और एक तीसरा एंगल हम लोग यहां पर देखेंगे ब्रिटिशर्स का। अंग्रेज इस समय कहां भारत में कहां क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, उसका इस वॉर के ऊपर क्या प्रभाव सीधा सा पड़ रहा है। तो बेसिकली 3 पार्ट में हम लोगों को इसको डिवाइड करना है। तो एक एक पर हम लोग पहले इसके बैकग्राउंड पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो गोरखा और चीन का रिलेशन हम लोग देखते हैं। गोरखा चीन रिलेशंस। देखो, ये बात हम पहले भी करके आ चुके हैं कि 1791 में जो गोरखा लोग थे, तिब्बत के एक इशू के बेस पर चीन और गोरखा आमने सामने आ गए थे। और चीन की जो सरकार थी, चीन की सरकार कहने का मतलब वहां पर उसको चांग डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। उसको चिंग डायनेस्टी भी आप लोग बोलते हैं, चांग डायनेस्टी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। काफी लंबा उसका इतिहास रहा है, लगभग 300 साल का उसका एक इतिहास रहा है। फिर उसके बाद चाइना में एक चाइनीज रिवॉल्यूशंस आप लोग देखते हैं, जो अभी 2025 में उसको लगभग 100 साल के आसपास आप होते हुए देख रहे हैं। अब हुआ ये कि जो चाइना के अंदर ये जो चांग डायनेस्टी थी, उस चांग डायनेस्टी के साथ उसके मतभेद क्रिएट हुए। वो हम पहले भी बात करके आ चुके थे कि जिसकी वजह से जो 1791 था, उस 1791 के दौर में जो नेपाल था, एक तरफ ये नेपाल और बीच में तिब्बत और इस तरफ चीन। अगर हम लोग इनको देखें तो इस तिब्बत के लिए यहां पर ये आमने सामने आ गए थे। तिब्बत उस टाइम बफर जोन था और चाइना की आर्मी काफी ज्यादा थी संख्या में अगर देखें, और जो नेपाल था, नेपाल की आर्मी उसके कंपैरिजन में कम थी। और नेपाल ने अपनी आर्मी को भी काम पे लगा हुआ था एक तरफ, तो उसने कुमाऊं पर और उसके बाद फिर गढ़वाल पर बैक टू बैक उसने अटैक किया, तो अपनी आर्मी को यहां पर पहुंचाया हुआ। प्लस इसने जो रोहिला लोग थे, हम लोग पहले ही डायग्राम देख करके बात करके आ चुके हैं, तो आपको अब उसमें समझ बन रही होगी अच्छा रोहिला का मतलब क्या है। कटेहरों के राजपूतों के साथ भी ये एनरोल थे और उस तरफ तिब्बत के साथ भी ये एनरोल हो गए थे, जिसकी वजह से ये जो नेपाल था, इस नेपाल के पास आर्टिलरीज या फिर जो हथियार हैं, उन हथियारों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी।
इनके पास वही पुराने वाले जो खुरकी हुआ करती थी, वो इनका बेस था, तीर कमान वगैरह हुआ करता था, वो बेस था जो इनके पास हथियार थे। बट आधुनिक हथियार इनके पास अभी नहीं थे जो ब्रिटिशर्स के पास ऑलरेडी हुआ करते थे। अब इस 1791 के वॉर में ये तो बात तय हो गई थी कि भाई नेपाल है, इसने फिर अपनी सारी आर्मी को वापस बुलाना स्टार्ट कर दिया कि भाई चलो ये काठमांडू पर अटैक करने वाले हैं, ऐसा हमको आभास हो चुका है। तो इन्होंने सारी अपनी आर्मी को बुलाने के लिए संदेश भेज दिए थे। वहीं इनके चाइना की गवर्नमेंट के साथ भी पत्र वार्तालाप चल रहे थे और वहीं हथियारों की पूर्ति के लिए इन्होंने पहली बार अंग्रेजों की तरफ आंख बढ़ाई थी। अंग्रेजों से इन्होंने मदद मांगी थी कि भाई हमको आप ये हथियार प्रोवाइड करा दो। यहां से ये जो एक छोटी सी बात थी ब्रिटिशर्स के साथ कि भाई आप हमको हथियार प्रोवाइड करा दो, इससे एक चीज तो क्लियर हो गई ब्रिटिशर्स को कि इनके पास आधुनिक हथियारों की कमी है। कल को अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम हथियारों के दम पर इनको हरा सकते हैं, इनको पीछे कर सकते हैं। बट अभी वो चीज दिमाग में नहीं है, लेकिन एक इंडिकेशन जरूर मिल गया है। वो बात अलग है कि 1791 में इन दोनों की सरकारों के बीच में एक संधि हुई और जिसकी वजह से वो युद्ध रुका और इस हथियार की डिमांड को अब आगे रखा ही नहीं गया। बट एक बेस पता चल गया है, 1791 ज्यादा दूर नहीं है, पहली चीज। दूसरा चीज, अगर हम ध्यान से देखें एक ब्रिटिशर्स का एंगल, सेकंड, अगर हम अंग्रेजों की बात देखें ब्रिटिशर्स का एंगल, तो इनका एक ग्राफ आपको चलता हुआ नजर आएगा। ग्राफ क्या, 1757 में इन्होंने प्लासी को जीता, 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होती है जिसमें जो भारत में सबसे पावरफुल जो डायनेस्टी थी मराठा, अब ये मराठा 1761 में हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली बाहर से आया। और अगर यहां से ये हारे तो एक पावर गैप बनेगा यहां पर, और इस पावर गैप को भरने के लिए जो अंग्रेज है जिसने अभी 1757 को जीता है, इस पावर गैप को भरने के लिए अब अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर करने का प्रयास करेगा, जिसका एक कारण हमको ये नजर आता है कि इसने इस पावर गैप को भरने के लिए पहले जो बाहर की पावर है उनको दूर किया। आप लोग बैटल ऑफ वांडीवाश देखते हैं, आपने देखा कि इन्होंने फ्रांस को किस तरीके फ्रांस को किस तरीके से इन्होंने यहाँ के ट्रेड से बाहर, उसकी मोनोपोली से बाहर करने का प्रयास किया। फिर आप लोगों ने 1764 का बैटल ऑफ बक्सर देखा जिससे इन्होंने ये पूरी की पूरी बेल्ट ही अपने कंट्रोल में कर ली। एक तरफ अंग्रेज अपने आप को पावरफुल करता जा रहा है, दूसरी तरफ अभी हम लोग दूसरा एंगल भी बात करेंगे। 1764 में ये हुआ और उसके बाद फिर जो अंग्रेज है वो साउथ इंडिया की राजनीति में इनरोल होना शुरू हो जाता है। और इस साउथ इंडिया की राजनीति में ये जो 1764 से और लगभग 1800 तक का जो टाइम ड्यूरेशन था, इस टाइम ड्यूरेशन में जो अंग्रेज है वो इन मराठाओं के साथ ट्रीटी संधि में लग जाता है, युद्ध में लग जाता है, वो मैसूर के साथ ट्रीटी संधि में लग जाता है और इवन 1799 में तो टीपू सुल्तान की डेथ ही हो जाती है और उसको कंट्रोल पूरा का पूरा राज्य को कर लेता है। ये इसने कर्नाटक की जो राजधानी जो इशू था उस कर्नाटक पर अपना कंट्रोल जमाना स्टार्ट कर दिया, चूंकि फ्रांसीसी अब धीरे धीरे यहां से निकल चुके हैं। तो लगभग 1800 तक के दौर में आते आते जो अंग्रेज यहां पर पावरफुल हो चुका था, अब वो साउथ इंडिया में भी अब धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा था। और उसने ये जो यहां पर बैठा हुआ मुगल बादशाह था उसको तो पेंशन पर ही भेज दिया था। हम लोग बात करके आ चुके हैं कि 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तो अगले ही साल 1765 में 1765 में एक इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, दो ट्रीटी जो एक अवध के नवाब के साथ होती है और एक मुगल बादशाह के साथ होती है। मुगल बादशाह अब यहां पर पेंशन नुमा आदमी बन जाएगा
मतलब उसने, अंग्रेज ने धीरे धीरे अपनी जो पावर है उस कैपिटल तक पहुंचा दी नॉर्थ इंडिया की बेल्ट पे, और एक तरफ साउथ इंडिया में वो अपना विस्तार करता जा रहा है। तो आपको एक एंगल नजर आ रहा है कि इधर से जो ब्रिटिशर्स हैं वो ब्रिटिशर्स भी अपने आप को एक्सपेंड करते जा रहे हैं, और उधर से जो नेपाल है, नेपाल भी अपने आप को एक्सपेंड करता जा रहा है। उसने कुमाऊं को जीता, उसने गढ़वाल पर भी अपना कंट्रोल जमाना शुरू किया, उसने सिक्किम को भी कंट्रोल में लिया, और उसने कांगड़ा पर भी, हिमाचल प्रदेश पर भी अटैक किया। एक तरफ वो अपने आप को फैलाता हुआ जा रहा है और एक तरफ अंग्रेज भी अपने आप को विस्तार देते हुए जा रहे हैं। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण था, रोल था, जिसने इन दोनों के युद्ध को एक बेस दिया, वो था अंग्रेजों का 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम। ये जो चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट में पहली बार जो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसको हम अभी तक अंग्रेज बोल रहे हैं, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां के जो व्यापारिक अधिकार थे, जो ट्रेड बेस इनकी मोनोपोली थी, वो खत्म कर दी गई थी। और सिर्फ व्यापारिक अधिकारों में दो चीज थी, एक चाय और प्लस दूसरा चीन। इनके साथ ही आप व्यापार कर सकते हो, इन्हीं पर ही आपकी मोनोपोली है। और अगर आपको इन दोनों चीजों पर मोनोपोली रखनी है तो भाई साहब चीन के साथ आपको व्यापारिक संबंध और सुधारने होंगे। और अगर आपको चीन के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे रखने, अपने आप को स्टैंड रखना है, तो आप बड़ी ध्यान से बात समझना। ये अपना इंडिया, और इस हमारे इंडिया में अगर हम नॉर्थ वाली बेल्ट में देखें तो ये नेपाल है, और नेपाल के बराबर में उत्तराखंड, और उत्तराखंड के कुमाऊं पर भी इनका कंट्रोल और गढ़वाल पर भी इनका कंट्रोल, और उधर से इन्होंने हिमाचल प्रदेश पर कंट्रोल किया, इधर से इन्होंने सिक्किम पर कंट्रोल किया। तो भाई इस तरफ जो अंग्रेज है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको एक तरीके से चार्टर जारी किया गया कि सिर्फ आप चीन के साथ, और चाय का जो ट्रेड है वो ही आपकी मोनोपोली है। तो अगर आपको इस चीन के साथ ट्रेड करना है तो भाई साहब जाना पड़ेगा इधर से, और अगर इधर से जाना होगा तो जो नेपाल गवर्नमेंट है, नेपाल सरकार के साथ बातें करनी पड़ेगी। नेपाल सरकार के साथ बातें करनी पड़ेगी, और नेपालियों के साथ जब इन्होंने बातें की तो पता चला कि उन्होंने बोला कि अगर यहां से ट्रेड होगा तो उसमें हमको भी चाहिए। और अंग्रेज ऐसा कैसे बोल देगा कि हम आपको ट्रेड के अंदर भी कुछ हिस्सा दे देंगे। तो यहां से एक बड़ी जो कहानी थी, जो एंग्लो नेपाल वॉर और एंग्लो गोरखा वॉर जिसको आप लोग बोलते हैं, उसका एक जो बेस, बड़ी जो जड़ थी, वो 1813 का चार्टर एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग अब अंग्रेजों को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको डायरेक्ट ट्रेड करना था अगर अपने आप को स्टैंड रखना है। जो कि वहां पर ब्रिटेन के अंदर भी राजनीति इस तरीके से है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 10 लोग हैं, वहां की पार्लियामेंट में तो बस इन्होंने पैसे खिला रखे थे, जिसकी वजह से ये स्टैंड पर थे। लेकिन अब यहां पर वो चीजें शायद चलने वाली नहीं थी, जो एक बेस क्रिएट करेगी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का। अब यहां पर हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको नजर आते हुए दिखाई देंगे। तो एक एंगल अगर हम लोग देखें किसका, अंग्रेजों का, तो आपको ये नजर आता है। सेकंड चीज, दूसरी चीज आपको देखने को मिलती है कि जो ब्रिटिशर्स थे, चीन को भाई क्या बेचते थे वो ऐसा, सबसे ज्यादा चीन को बेचते थे नशीले पदार्थ। जिसमें अफीम, गांजा वगैरह ये सब चीज यहां से वो उठाते और चाइना में एक्सपोर्ट करते, वहां से चाय लाते और यहां पर बेचते। ये इनका व्यापारिक एक बेसिकली एक साइकिल थी, ट्रेड साइकिल थी। अब नशीले पदार्थ हैं तो उनमें भाई अगर हम रीजनल लेवल पर अपने यहां पर देखें तो आपने एक शब्द सुना होगा, भांग का पेड़। ठीक है, ये जो भांग थी यहां स्पेशली, अगर मैं स्पेशली उत्तराखंड के बारे में देखूं तो अंग्रेज लोग
पहाड़ की जो पहाड़ी भांग थी उस पहाड़ी भांग को उठाते और काशीपुर में इनकी फैक्ट्री थी और उस काशीपुर में फैक्ट्री में इसको भांग को लेकर के जाते, यहां उसको क्लीन करते, प्योर करते उसको ठीक से, और उसको कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद, मटेरियल को तैयार करने के बाद फिर उसको सप्लाई के लिए भेज देते। तो आप एक बात जरा ध्यान से समझो कि अगर आप चाइना के साथ व्यापार करना चाह रहे हो तो आपके पास अब दो बड़े अहम मुद्दे हो गए। पहला क्या हुआ कि पहला आपको डायरेक्ट रूट चाहिए जिसमें कोई बैरियर ना हो। दूसरा जो कुमाऊं है, कुमाऊं में आपको अच्छी उत्तम किस्म की भांग भी चाहिए, और अगर नेपालियों का कंट्रोल वहां पर है तो नेपाली क्या मांगेगा आपसे? टैक्स मांगेगा, जो आपका एक बेसिक इनकम कमाने का जरिया भी है। और काशीपुर में फैक्ट्री है तो वो भी टेरिटरी किसकी बन रही है? उस टाइम के काली कुमाऊं की, और जो गोरखाओं के कंट्रोल में है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अब बन गए हैं बड़े दो। और तीसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये इन सब के पीछे एक चिंगारी का काम करेगा और अंग्रेज बोलेगा वाह, अब काम करेंगे हम, क्योंकि पीछे से हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। पेरिस की ट्रीटी भी साइन हो चुकी है, अभी मई में ही पेरिस की ट्रीटी भी साइन हुई है। पेरिस की संधि, वहां नेपोलियन वगैरह का वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से हमारे ऊपर दबाव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, पैसे दो भाई, पैसे दो। अब वहां पे वो भी दबाव खत्म है, तो अब यहां पर इनको ठीक से हम चेक करेंगे, क्योंकि पीछे से इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े मुद्दे थे इनके सामने, वो बड़े बड़े मुद्दे धीरे धीरे हट चुके थे। अब एक बड़ा टारगेट इनका वॉर बचा था, किसके साथ? ये जो इशू थे, इन इश्यूज को शॉर्ट आउट करना गोरखाओं के साथ। तो तीसरा इसका एंगल, जो पृष्ठभूमि हम लोग को देखनी है, वो देखनी है क्या? जो नेपाल है, उस नेपाल की विस्तारवादी जो उनकी नीति चली आ रही थी, पॉलिसी चली आ रही थी, जो एरिया को एक्सपेंड करते हुए जा रहे थे। अब जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ा सा इसका हिंट दिया है कि जैसे अपना ये इंडिया है और यहाँ पर नेपाल की टेरिटरी, वो बात हम पहले करके आ चुके हैं, किन किन टेरिटरी कहां से किन दो नदियों के बीच में थी। फिर इन्होंने अपनी टेरिटरी और बढ़ा दी, और फिर और मतलब उत्तराखंड में भी इन्होंने कर दी, और कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश में भी, इवन सिक्किम तक इनका एरिया एक्सपेंड होता जा रहा था। तो विस्तारवादी नीति में इन्होंने जो नेपाल था, नेपाल की टेरिटरी को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो सिक्किम है, सिक्किम तक इन्होंने टेरिटरी को बढ़ाया था। अब अभी तक तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे और ऐसे जा रहे थे, नॉर्थ की तरफ नहीं जा सकते हैं क्योंकि एक बड़ी डायनेस्टी यहां पर बैठी हुई है, और साउथ की तरफ आप जाने की सोच सकते हो क्योंकि अब आप पावरफुल हो गए हो। तो अब ये साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ, कहने का मतलब इसकी विस्तारवादी जो पॉलिसी है, अब जो तराई रीजन है, इस तराई बेल्ट की तरफ भी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। और इस तराई बेल्ट में, बढ़ती हुई तराई बेल्ट में कहां कहां ये विस्तार करेंगे? ये बिहार वाली बेल्ट में विस्तार करेंगे, ये रुहेलखंड बेल्ट पर विस्तार करेंगे। रुहेलखंड बेल्ट वही है जो कटेहरों के राजपूतों की थी, जिसको आज आप यहां पर उत्तर प्रदेश बोलते हो। तो उत्तर प्रदेश में भी जब अपर गंगा प्लेन आप पढ़ते हो तो उसमें रुहेलखंड प्लेन और अवध प्लेन आप लोग पढ़ते हैं, वो हम फिर कभी बात करेंगे। तो ये उसी रुहेलखंड वाली बेल्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप सबसे ज्यादा विस्तार कहां करेंगे? यहां पर करेंगे। और अगर इन रीजन में देखें तो ये रीजन तो ऑलरेडी जो ब्रिटिशर है 1757 में और 1764 में और 1765 की ट्रीटी में, ये ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल में है। तो अगर आप एरिया एक्सपेंड करेंगे तो ये तो टेरिटरी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगी, जिसमें लगभग 200 गांव जो अंग्रेजों की टेरिटरी के अंदर आते थे,
वो 200 गांव पर ये जो गोरखा लोग हैं, ये गोरखा लोग अपना एरिया एक्सपेंड करते हैं। और ये जो 200 गांव पर ये अपना एरिया एक्सपेंड करते हैं, ये टाइम ड्यूरेशन लगभग 1787 से और 1812 तक चलता है ये, जिसमें ये लगभग इन 200 गांव पर अपना कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल भी कैसा हुआ करता था, हम पहले भी बात करके आ चुके हैं कि जो गोरखा लोग थे, गोरखा डायनेस्टी जो थी, उसका एक नेचर था कि वो एक फौजी किस्म के लोग हुआ करते थे। एक सिपाही आधार पर इनका सिस्टम चलता था। तो अगर कोई सेना अगर किसी गांव में घुसेगी तो लूटपाट करके आएगी, उसका नेचर ही ऐसा है। वहां एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो लूटपाट करके जा रहे हैं, लूटपाट करके जा रहे हैं। ये प्रोसेस 1787 से और 1812 तक चलती है। अब ये प्रोसेस जो चली आ रही थी, इस प्रोसेस में एक छोटी सी रियासत थी, एक छोटा सा प्रांत था, जिससे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है ब्रिटिशर और गोरखाओं के बीच में। इन 200 गांवों में से ही एक गांव हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था बुटवल स्टेट या फिर प्रांत। इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि जो बुटवल प्रांत था, इन 200 में से ही एक था। इसको अंग्रेजों ने 32,000 रुपए वार्षिक सालाना मालगुजारी दे करके खरीद लिया था। यहां पर ये एक डायनेस्टी का हिस्सा हुआ करता था, पाली नाम करके। उस राजा से अंग्रेजों ने 32,000 रुपए सालाना दिया और कहा कि हम आपको इस पूरे रीजन की मालगुजारी दे देते हैं, पूरे साल भर की 32,000 रुपए, और यहां से जो भी टैक्स आएगा फिर वो हमारा है। अंग्रेजों ने यहां ये सेटलमेंट किया। और ये जो सेटलमेंट था, जब ये हुआ था तो उस टाइम नेपाल की जो सरकार थी उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा तो चलो भाई बढ़िया है, इसका मतलब नेपाली लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं। ब्रिटिशर, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स अगर हम लोग बात करें। लेकिन हुआ ये, अप्रैल 1814 में, 1814 में, अप्रैल 1814 में ये वाला जो रीजन था, इस रीजन पे अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। कब? 1814 अप्रैल 1814 में। किसने? इस रीजन पर जो ब्रिटिशर या ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब आप सोचो कि ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि गोरखों की डायनेस्टी में कोई आदमी आकर के अगर कब्जा अपना कर ले, इसका मतलब गोरखों को सीधी चैलेंज, सीधी चुनौती है, क्योंकि ये उन 200 गांव की कैटेगरी में आता है। और ये 200 गांव की कैटेगरी में ये पाली डायनेस्टी के अंदर आता था। पाली के जो राजा थे, राजा ने अंग्रेजों को ये दे दिया लीज पर वार्षिक। अब हुआ ये कि जब अप्रैल 1814 में अंग्रेजों की फौज ने इस पर अपना कंट्रोल कर लिया, तो मई 1814 में जो गोरखा फौज थी, गोरखा फौज ने आकर के इस पर अपना कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया। और सिर्फ कब्जा ही नहीं किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो यहां अधिकारी थे, फौजी थे, फौजदार थे, उनको मार भी दिया। अब ये था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पोर्शन। क्यों कर रहे हैं भाई अंग्रेज यहां 1814 में एकदम से इतनी जरूरत कैसे हो जाती है कि गोरखाओं के सामने आकर कैसे करने लगे? अभी तक तो बचते हुए घूम रहे थे, क्योंकि उसके पीछे भी एक बेस बड़ा बना हुआ है। यहां तक आते आते चूंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो सोच चुके थे कि भाई अगर हमको वहां पर जाना है, 1813 का चार्टर एक्ट आया है, अगर वहां तक जाना है तो हमको यहाँ पे रास्ता चाहिए, और रास्ता चाहिए तो कुछ ना कुछ तो हमको प्रबंध करना पड़ेगा। तो
कुछ इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि ये जो प्रांत था, बुटवल नाम करके जो जगह थी, इस पर इशू क्रिएट जानबूझ करके ब्रिटिशर्स ने किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स सीधा अपनी तरफ से कभी भी शुरुआत नहीं करते थे। जो अभी तक उनका इतिहास हम देख करके आए हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे क्रिएट करते थे जिसकी वजह से सामने वाला करंट में आए और फिर ये बोले कि देखो गलती तुम्हारी थी, अब शुरुआत तो तुमने की और आगे उसका अंत हम ही करेंगे। अंग्रेजों की नीति ही रही है वॉर ट्रीटी, वॉर एंड ट्रीटी, लड़ाई करो उसके बाद फिर रुक जाओ, जो है संधि कर लो, फिर लड़ाई करो फिर संधि कर लो। उस संधि के दौर में अपने आप को पावरफुल करो और फिर अटैक कर दो, पावरफुल करो और फिर अटैक कर दो। अभी तक ये सब कुछ तामझाम झेल के आ चुके थे, पीछे तक की सारी राजनीति क्लियर कर ली थी। अब धीरे धीरे इन्होंने अपने हथियार गोला बारूद इकट्ठा करने मुरादाबाद में शुरू कर दिए। मुरादाबाद में इन्होंने अपना बेस बनाया हुआ था, जो आज का मुरादाबाद है, वहां पर बेस बनाया हुआ था और वहीं से ही अब ये नीतियां चलती है और दिल्ली से सीधा कनेक्शन बना रहता है और दिल्ली से गार्डनर साहब को भेजा जाता है। गार्डनर साहब, ई गार्डनर जिनको आप बोलते हैं, जो हम देखेंगे कुमाऊं के पहले कमिश्नर की लाइन में भी वो आए थे, उनको भेजा जाता है क्योंकि उनकी जो स्किल्स थे वो लड़ाई दंगे में कम, वो एक सिर्फ एडवाइजर थे। दिल्ली के अंदर भी वो सिर्फ एक एडवाइजर थे, एडवाइस दिया करते थे। तो उनको भेजा गया मुरादाबाद में कि भाई आप वहां पे जाओ और जो नेपाल के राजा हैं उनके साथ पत्र व्यवहार से इस बातचीत को सुलझाने का प्रयास करो, कूटनीतिक तरीके से। लड़ाई भड़ाई अगर हमारी कम हो, वो रास्ता हमको दे दें और ये काशीपुर वाला जो सिस्टम है अगर ये हमारे हाथ में आ जाए, कुमाऊं वाली बेल्ट ये वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें चाहे हम लोगों को उनको टैक्स भी देना पड़े, मालगुजारी भी देनी पड़े, तो हम चल जाएंगे। बट वहां से चीजें कुछ डिफरेंट ही बनती हैं, जो एक बड़ा मोड़ ले लेती है, एक युद्ध की तरफ इशारा कर देती है। तो 1814 मई 1814 में माना जाता है कि अब गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में आमने सामने की बात आन खड़ी है। यहां से इनकी होती है एक बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि खत्म। अब यहां से हम पहुंचेंगे सेकंड एंड थर्ड फेज पे। सेकंड जो फेज है, सेकंड फेज में हम लोग बात करेंगे इस 2 साल के अंदर चलने वाले इस युद्ध की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वॉर की, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फेज देन फिर आता है ट्रीटी, उसका परिणाम, रिजल्ट क्या आएगा उसका, ट्रीटी आएगी, उसका एक तरीके से संधि वाला, जो सांगोली की संधि पर जाकर के बात रुकेगी। ठीक है, तो हम अभी अपनी क्लास को यहीं पर ही ब्रेक करते हैं, इसके एक पेज पर, और फिर नेक्स्ट वाली क्लास में हम बात करेंगे उनके वॉर एंड ट्रीटी पर, एंड देन फिर ब्रिटिशर्स हम लोग टाइम ड्यूरेशन स्पेशली उत्तराखंड के अंदर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।